नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे राजस्थान की भूगोल के बारे में, और भूगोल में हमारे जो है अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अफवाह प्रणाली का। तो अफवाह प्रणाली में हम पढ़ चुके हैं अरब सागरीय अफवाह प्रणाली वो कौन कौन सी है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि अंत्य जो प्रवाह नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमारा जो टॉपिक जारी था वो था चंबल से रिलेटेड जो अरब सागर जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बेडच के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। आइड के जो बेडच आइड है उसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब जो है दो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण नदियां राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है वो दो महत्वपूर्ण नदियां जो कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। उनमें एक कौन सी है, चंबल, और दूसरी है बनास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबल नदी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी की अगर बात करें तो राजस्थान में बहने वाली ये 12मासी नदियां हैं। 12मासी नदी है ये जो साल भर बहती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज वर्षा पे मौसम पर आधारित नदी है ये, ठीक है। राजस्थान में ऐसी नदी है जो कि वर्षा पर आधारित है और साल भर ये बहती है। साल भर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी राजस्थान के अंदर 12मासी नदी बोलते हैं वो कौन सी है, चंबल नदी। चंबल नदी का एक दूसरा नाम है कामधेनु नदी। इसको और किस नाम से जानते हैं, कामधेनु के नाम से इसको जानते हैं। किसको, चंबल नदी को। चंबल नदी का दूसरा नाम क्या है, उपनाम या दूसरा नाम आप बोल सकते हो इसका क्या है, कामधेनु नदी है, ठीक है। अब इसकी हम स्थिति को देखेंगे। ये हमारा राजस्थान है, ये अगर हम बात करें राजस्थान की, ये हमारा राजस्थान है। तो इसकी उत्पत्ति है यहां से होती है, यहां पर कहां से, जाना पाव पहाड़ी है। जाना पाव पहाड़ी कहां पर है, एमपी में। कहां पर है, एमपी में। तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, जाना पाव पहाड़ी से। जाना पाव पहाड़ी से ये एंटर करती है राजस्थान में। एंटर करती हुई सीधी बहती हुई ये आगे सीधी किस में चली जाती है, यमुना के अंदर। कहां पर, यूपी में जाकर के ये किस में मिल जाती है, यमुना के अंदर। इस तरफ से जो यमुना नदी आती है उसके अंदर ये मिल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये पहली नदी है जो कि क्या बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली नदी, एकमात्र बहने वाली नदी है अंतर्राज्यीय सीमा पर। इस तरफ मध्य प्रदेश है, इस तरफ राजस्थान। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली ये पहली नदी है, ठीक है। इसकी यहां से उत्पत्ति जाना पाव से लेकर के यमुना तक जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो 1051 किलोमीटर, नहीं कितने, अभी 1051 किलोमीटर। लेकिन यहां से यहां तक राजस्थान के अंदर इसकी जो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, राजस्थान में लंबाई वो है 322 किलोमीटर। कितने है, 322 किलोमीटर। कहां से यहां तक। राजस्थान में ये एंटर करती है यहां पर, ठीक है। यहां पर जगह का नाम क्या है, चौरासीगढ़। किस में आता है ये, भैंसरोडगढ़ के अंदर, ठीक है। और चौरासीगढ़ और भैंसरोड किस में आते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस में आते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, इस तरफ भी चित्तौड़ है, इस तरफ भी, यानी चित्तौड़ दो भागों में खंडित है। तो ये वाला जो खंडित भाग है चित्तौड़गढ़ का, उसके भैंसरोडगढ़ यानी चौरासीगढ़ के अंदर ये किस में प्रवेश करती है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। यहीं पे चौरासीगढ़ में एक जो है जलप्रपात है, जलप्रपात, वाटरफॉल जिसको बोलते हैं ना, वाटरफॉल है, जलप्रपात, जिसको क्या नाम दिया गया है, चूलिया जलप्रपात है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा है, जिसकी कितनी ऊंचाई है, 18 मीटर ऊंचाई है। जिसकी ऊंचाई कितनी है,
18 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा, किसका, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, ठीक है, वाटरफॉल। राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, चूलिया वाटरफॉल। कहां पर है, 84 गढ़। कहां पर, भैंसरोडगढ़ के अंदर, जहां से नदी ऊपर से नीचे गिरती है। जलप्रपात क्या होता है, ऐसे ऐसे बह रही ऊपर से ऐसे जब नीचे गिरती है, बैक करती है, तो ये जो ऊपर से जब नीचे गिरती है इसको बोलते हैं जलप्रपात। इसको क्या बोलते हैं, जलप्रपात, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल, ठीक है। तो इस पे जो है कौन सा है, यहाँ पर चूलिया जलप्रपात है, ठीक है। फिर आगे निकलते हैं, चित्तौड़गढ़, इसका अपवा क्षेत्र आप देख लीजिए। अपवा क्षेत्र के अंदर आ जाएगा इसका, सबसे पहले किसमें एंटर करती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से आगे कोटा, कोटा से आगे बूंदी, बूंदी से आगे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से आगे करौली, करौली से आगे धौलपुर। ये इसका क्या है, अपवा क्षेत्र है, किसका, चंबल नदी का, ठीक है। कहां से कहां तक, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। ये इसका अपवा क्षेत्र है, किसका, चंबल नदी का, ठीक है। अब ये जो चंबल नदी है, जो कि क्या करती है, एक तो यहां पर इस पे त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। संगम का मतलब क्या होता है, मिलाप। त्रि यानी तीन, वेणी यानी नदी, तीन नदियों के संगम को हम क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। यहां जो संगम बनता है वहां कौन कौन सी तीन नदियों का बनता है, ये त्रिवेणी संगम है, किस किस का है, एक तो खुद चंबल है, दूसरी बनास है जो इस तरफ से आकर के इसमें मिलती है, और तीसरी सीप जो इस तरफ से आकर के इसमें मिलती है। सीप इधर से आती है और ये इधर से आती है, ठीक है। ये बनास आती है इसमें, बनास, और ये है सीप। ये दो नदियां मिलकर के, और यहाँ पर इस त्रिवेणी संगम को क्या कहां पर है, ये इसको बोलते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम कहां पर, सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम है, वहां पर ये त्रिवेणी संगम बनता है, चंबल, बनास और सीप का, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके जो है सहायक नदियां, सहायक नदियां किसकी, चंबल की। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां, परवन इसकी सहायक नदी है, काली सिंध इसकी सहायक नदी है, आहू इसकी सहायक नदी है, मेनाल इसकी सहायक नदी है, या मेनाल क्या, मेज इसकी सहायक नदी है, और सीप, सॉरी मेनाल के मेज, मेज इसकी सहायक नदी है, सीप इसकी सहायक नदी है, और बनास तो है ही है। सबसे बड़ी जो सहायक नदी कौन सी इसकी, सीप है। पार्वती ही इसकी सहायक नदी है, कुन्नू इसकी सहायक नदी है, कुनाल इसकी सहायक नदी है, घोड़ा पछाड़, ये सब की सब क्या है, सहायक नदियां हैं। किसकी है ये, चंबल की, ठीक है। ये सब की सब नदियां हैं, सारी की सारी नदियां ऊपर से आती, इस तरफ से आकर के इसमें मिलती है। एकमात्र काली सिंध है जो कि झालावाड़ से आकर के इसमें मिलती है, और जब काली सिंध इसमें आती है तो इसमें एक दूसरी नदी भी मिलती है। ये मान लो काली सिंध है, ठीक है, और दूसरी नदी कौन सी है, आहू। तो जहां पर ये मिलती है इसको क्या बोला जाता है, झालावाड़ के अंदर। ये कहां पर मिलती है, झालावाड़ में, इसको बोलते हैं सोमेला। क्या बोलते हैं इसको, सोमेला। कई जगह सोमेला बोलते हैं, कहीं सामेला भी बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर काली सिंध और आओ का संगम स्थल है, उस संगम स्थल को क्या कहा जाता है, सामेला भी बोलते हैं और सोमेला भी बोलते हैं। इसको सामेला भी बोलते हैं भाई, सामेला भी लिख सकते हो, और सोमेला उस क्षेत्र को जहां पर क्या हो, इन दोनों का संगम स्थल, संगम स्थल हो किस किस का, आहू का और काली सिंध का जो संगम स्थल है उसको क्या कहा जाता है, झालावाड़ के अंदर
सामेला या सोमेला कहा जाता है। ठीक है, बनास इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बनास क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, चंबल की। ठीक है, काली सिंध दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। और सामेला का ध्यान रखना है, सामेला किसको बोलते हैं, जहां पर काली सिंध और आहू नदी दोनों आपस में मिलती है झालावाड़ के अंदर, वहां पर सामेला या सोमेला इसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो गए क्षेत्र के बारे में। अब हम देखेंगे इस नदी पर क्या बनाई गई है, बांध परियोजनाएं बनाई गई है। ठीक है, ये कोटा है, यहाँ पर कोटा पे काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी हमें। तो बांध परियोजनाओं के बारे में यही लिख लेते हैं, बांध परियोजनाएं। इस नदी पर कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं, तो इसमें 4 बांध परियोजनाएं हैं, 3 चरणों में बनी है। ठीक है, 4। यहां पर हैंगिंग ब्रिज भी है, ध्यान रखना भाई, कोटा के अंदर इस नदी पर हैंगिंग ब्रिज भी है जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है भाई। कितना है, 1.5 किलोमीटर लंबा है। NH जो 27 जाती है ना, उस NH 27 पर इस नदी पर क्या बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है कोटा में। कहां पर है ये, कोटा में, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो कोटा में है ये हैंगिंग ब्रिज, 1.5 किलोमीटर लंबा है। किस नदी पे बना हुआ है ये, चंबल नदी पे। अब जो बांध बने हुए हैं इस पर, एक बांध बना हुआ है यहां पर, एक बांध बना हुआ है यहां पर, एक बना हुआ है यहां पर और एक बना है यहां पर। ठीक है, 4 बांध है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 4 बांध है। अब बांध इसके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 चरणों में बनाए गए हैं। सबसे पहला चरण की बात करें तो इसमें 2 बांध बनाए थे। कौन कौन से, गांधी सागर बांध, कौन सा ये, गांधी सागर बांध। और दूसरा है कोटा बैराज। दूसरा कौन सा है, कोटा बैराज। द्वितीय चरण के अंदर कौन सा बना था, द्वितीय चरण, सेकंड चरण लिख लीजिए, इसमें कौन सा बना था, राणा प्रताप सागर बांध। और तृतीय चरण में कौन सा बना था, तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध। ये जो है 4 बांध बनाई गई इस पे। कौन कौन सा, सबसे पहले चरण में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बनाया गया, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया और तीसरा है वो जवाहर सागर बांध है वो बनाया गया। अब हम इनकी बात करें, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है ये मिटा देते हैं ऊपर का और यहां पे लिखते हैं इनके बारे में। देखिए हम देखते हैं ये अलग अलग जो है बांध जो बने हैं। इन बांध के बारे में पढ़ते हैं। गांधी सागर बांध है, कहां पर है ये, MP, मंदसौर MP। कहां पर है ये, मंदसौर MP। ठीक है, मंदसौर MP के अंदर इस बांध को बनाया गया है। इस बांध पे जो है क्या किया जाता है, जल विद्युत शक्ति कितनी है इसकी, जल विद्युत क्षमता कितनी है, इसमें विद्युत उत्पादन जो होता है वो कितनी इकाइयां लगी हुई है इस पे, लगभग 5 इकाई यूनिट है वो इस पे लगी हुई है। 23 जो है मेगावाट की, कितनी, 5 यूनिट लगी हुई है भाई। और कितने की, 23 मेगावाट की। ठीक है, तो कितने की, 115 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बिजली है वो प्रोडक्शन कहां से होता है, गांधी सागर बांध से। ठीक है, ये इसका पहला जो है बांध परियोजना है, प्लस सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ी, इसकी सबसे बड़ी बांध परियोजना है भैया, किसकी, चंबल नदी की। ये ध्यान रखना, कौन सी, गांधी सागर बांध। सेकंड हम बात करते हैं कोटा बैराज की। पहले चरण में ये 2 ही थे, कहां पर है, कोटा के अंदर है।
कहां पर है ये? कोटा के अंदर, यहां पर जवाहर सागर, कोटा बैराज, दोनों कोटा के अंदर, ये ध्यान रखना। यहाँ पर राणा प्रताप सागर यहाँ पर है और गांधी सागर यहाँ पर है। तो हम बात करते हैं कोटा बैराज की। कोटा बैराज एक सिंचाई के लिए काम में आने वाला बांध है। किसके काम में आने वाला? सिंचाई का उपयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। किसका? कोटा बैराज का। ठीक है, सिंचाई के लिए। इससे दो अलग अलग नहरें निकलती है, एक दाई नहर है और एक बाई नहर। दो नहरों द्वारा क्या की जाती है? इस कोटा बैराज से जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। जो दाई नहर है वहां उसका जो सिंचाई, जैसे बारा है, कोटा है, झालावाड़ का कुछ क्षेत्र है या आसपास का जो क्षेत्र है, उस तरफ जो सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है? दाई नहर से। और कोटा और बूंदी में जो है बाई नहर से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के लिए जो काम में आने वाला कौन सा है? कोटा बैराज। कौन सा बांध है? कोटा बैराज, दाई नहर और बाई नहर। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। इसमें तो आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो, कोटा और बूंदी है, इसके अंदर कोटा है और बारा है। ये जो क्षेत्र है वो किस में आता है? इसके अंदर। ये एक सिंचाई बांध है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिंचाई। इसमें विद्युत उत्पादित नहीं होती। आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल की कौन सी बांध परियोजना में जो विद्युत उत्पादित नहीं की जाती है, विद्युत का प्रोडक्शन से वो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है, तो वो कौन सी है? कोटा बैराज। कहां पर है? कोटा के अंदर। तो दो बांध परियोजना हमने ये देखी है। फिर हम देखते हैं तीसरी बांध परियोजना। जो द्वितीय चरण में बनी, कौन सी है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, बांध परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, ये द्वितीय चरण में बनी है। ये कहां पर है? ये राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर ये बांध परियोजना है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है वो। तो यहां पर एक तो जो थर्मल पावर परमाणु जो ऊर्जा का, परमाणु का, वो भी है राउतबाटा के अंदर, इसी पे राउतबाटा पर ये वो भी। ठीक है, और यहाँ पर इससे भी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है। सब राजस्थान के अंदर इसके चंबल की जो बांध परियोजना है उसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो यहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर 43 मेगावाट की लगभग 4 इकाइयां हैं। कितनी है? 4 इकाइयां हैं, यानी 172 मेगावाट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, कितनी? 172 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहां से होती है? इससे। नेक्स्ट फोर्थ, जवाहर सागर। जवाहर सागर बांध परियोजना, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये नंबरिंग जो दी गई है यहाँ पर इस तरह से दे ले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, जवाहर सागर बांध कहां पर है? कोटा के अंदर है। ठीक है, इससे भी क्या किया जाता है? विद्युत उत्पादन किया जाता है। विद्युत उत्पादन कितना किया जाता है? यानी कि 33 मेगावाट की लगभग 3 इकाइयां हैं यहाँ पर। 33 मेगावाट की 3 यूनिट है। 3 यूनिट है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 यूनिट, यानी कि 99 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस की जाती है। किससे? जवाहर सागर बांध से। तो ये बांध परियोजनाएं हैं जिनके अंदर क्या होती है? इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और सिंचाई के लिए भी काम में इनको लिया जाता है। और पेयजल के लिए पानी की जो है कोटा है या चित्तौड़गढ़ है, इसके कुछ क्षेत्र है, बारा, बूंदी, यहाँ पर पेयजल के लिए भी इसके पानी को काम में लिया जाता है। कुल मिलाकर के जो है 172, 99 और 115 कितना हो गया? 5 और 2, 7 और 6। ठीक है, और 8, 9 और 9, 18, 386 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है चंबल के चारों जो है बांध परियोजना है। एक में तो होती नहीं है कोटा बैराज में, तो बल्कि 3 बांध परियोजनाएं हैं जिसमें 386 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है वो उत्पादित होती है। कितनी? 386 मेगावाट।
और इस 386 मेगावाट का राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी के अंदर 50-50 का रेशियो है। यानी कि इसमें आधी जो है इलेक्ट्रिसिटी किसको जाती है, मध्य प्रदेश को, और आधी काम में कौन लेते हैं, राजस्थान में। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त बांध परियोजनाएं है जिसके अंदर विद्युत का उत्पादन है वो 50-50% के रेशियो पर काम में आता है। तो ये है चंबल से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें कि ये कहां से कहां तक जाती है, आगे जाकर के किस में मिलती है, कितने क्षेत्रफल को ये अपने कवर में करती है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्र है, इसको डांग कहते हैं। क्या कहा जाता है, डांग कहा जाता है। चंबल के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, डांग कहा जाता है। जैसे हमने पहले की वीडियो में आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि डांग की रानी और डांग का राजा किसको कहा जाता कहते हैं। तो आप वीडियो के जो है अपना वीडियो उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हो आप कि किसको डांग की रानी कहा जाता है और किसको डांग का राजा कहा जाता है। ये जरूर बताना आपको कि डांग की रानी और डांग का राजा किसको कहते हैं। ये यहाँ पे उत्कात भूमि यानी बेडलैंड बनाती है चंबल। इस क्षेत्र में क्या बनाती है, बेडलैंड बनाती है, यानी कि जहाँ अनुपजाऊ जो क्षेत्र है उसको नालियों में बांट देती है, जहां पर जो है ज्यादा जो किचकिच होने की वजह से खेती करना संभव नहीं हो पाता, इसको बेडलैंड बोलते हैं। तो बेडलैंड का निर्माण भी ये क्षेत्र में करती है। और इसी क्षेत्र में सवाई माधोपुर, करौली या ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डांग कहा जाता है। चंबल के इस प्रवास क्षेत्र को क्या बोलते हैं, डांग। तो आपको कमेंट बॉक्स में दो चीजें बतानी है। एक चीज बतानी है कि डांग की रानी कौन सी है, डांग की रानी, और दूसरा है डांग का राजा किसे कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पढ़ते हैं बनास के बारे में। अब देखिए हम पढ़ते हैं बनास के बारे में। ये तो हो गया चंबल का। अब देखते हैं बनास के बारे में कि बनास कहां से निकलती है, कितना क्षेत्र कवर करती है राजस्थान में, आगे जाकर के किस में मिलती है। अब हम दूसरी नदी है हमारी जो महत्वपूर्ण नदी वो है बनास नदी। पहली चीज चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये बनास नदी। दूसरी चीज इसको उपनाम है वो क्या है, वन की आशा। उपनाम क्या है इसका, वन की आशा। इसको और क्या कहा जाता है, वर्णाशा भी बोलते हैं इसको, या वन की आशा भी कहा जाता है। ये राजस्थान में जो है उद्गम होकर के और राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम राजस्थान में होकर के और किसी अन्य नदी में जाकर के मिलती है। वहां के अपा क्षेत्र के आधार पर देख सकते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसी क्षेत्र के आधार पर इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है राजस्थान में, 512 किलोमीटर। कितनी है, 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, बनास की। ठीक है, दूसरी चीज ये है जो सबसे प्रदूषित नदी है राजस्थान की, प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी भी इसको कहा जाता है। यानी कूड़ा करकट और कल कारखानों से निकलने वाला जो प्रदूषण है वो भी सबसे ज्यादा किस नदी में देखने को मिलता है, इस नदी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग डिटेल से। ये राजस्थान हो गया। ठीक है, अब इस राजस्थान में देखते हैं कि चंबल इसकी बनास की उत्पत्ति कहां से होती है। ये है यहाँ पर राजसमंद। राजसमंद से जो खमनोर की पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ी कहां पर, राजसमंद, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, राजसमंद के बाद में निकल करके ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए आगे जाकर के किसमें मिल जाते हैं, सवाई माधोपुर में। यहाँ पर सवाई माधोपुर में जाकर के यहाँ पर रामेश्वरम है, अभी हमने पढ़ा था रामेश्वरम। त्रिवेणी संगम है एक, त्रिवेणी संगम कहां पर, सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर। इसके अंदर जाकर किसमें मिल जाती है, इस तरफ से जो चंबल आती है उस चंबल के अंदर जाकर के मिल जाती है। इधर से कौन सी नदी आ जाती है, सीप नदी आ जाती है। कौन सी आ जाती है, सीप नदी आकर के इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, कहां पर, यहां पर। सबसे ज्यादा जो त्रिवेणी संगम बनाएगी राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम लिख सकते हो आप,
सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम ये नदी बनाती है भाई। कौन सी नदी? बनास नदी। कहां कहां पर बनाती है? यहां से निकलती है तो यहां भीलवाड़ा जैसे पहुंचती है इस क्षेत्र में, यहां पर। तो यहां पर भीलवाड़ा में एक जगह का नाम है बिंगोद। कहां पर है ये? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा। अब तो शायद हो सकता है कि शाहपुरा का भाग हो गया हो, लेकिन अभी शाहपुरा में न मान करके आपको भीलवाड़ा में मानना है इसको। तो यहां पर ये क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम किस किस के साथ बनाती है? डाई और खारी नदी, मेनाल और बेडस नदी। यहां से क्या आती है? बेडस नदी आकर के इस तरफ से जो है उदयपुर से यहां आकर के बेडस नदी इसमें मिल जाती है। तो एक तो मेनाल और एक बेडस, ये दो नदियां आकर के और कहां पर? बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। यहां पे भी एक त्रिवेणी संगम बनता है इनका। कौन कौन सी? मेनाल, बेडच और बनास। पहला बनाती कहां पर? यहां पर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं यहां टोंक में। टोंक के अंदर कहां पर? राजमहल के अंदर। टोंक में भी कौन सी जगह है? राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाती है। यहां पर दो नदियां आती है इसमें। कौन कौन सी आती है? दो। एक तो खारी नदी आकर के इसमें मिलती है और एक डाई नदी। ये दोनों नदियां मिलकर के और यहां पर एक त्रिवेणी टोंक के अंदर, टोंक राजमहल है वहां पर जो है एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। टोंक में यहां पर एक बहुत बड़ी बांध परियोजना है, बिशलपुर बांध परियोजना। इसी नदी पर एक बहुत बड़ी पेयजल बांध परियोजना है। वो कौन सी है? बिशलपुर बांध परियोजना। वो कहां पर है? टोंक के अंदर। ठीक है, तो देखो 1, 2 और 3 त्रिवेणी संगम बनाती है ये। रामेश्वरम के अंदर बनाती है, राजमहल के अंदर बनाती है और बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर बनाती है। भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर में 3 त्रिवेणी संगम ये बनाती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक अगर नदियों की बात करें, सहायक नदियां मेनाल है, बेड़च है, डाई है, खारी है। ये तो देख ही सकते हो, सीप है। ठीक है, कालीसिंध, कोठारी, बांडी। ठीक है, कौन कौन सी है? मोरेल है, बांडी है, एक दूसरी कालीसिंध है, मेनाल है, बेड़च है और हाँ ये होगी बेड़च है, मेनाल है। इसके अलावा जो डाई है, खारी है, डाई, सीप, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? बनास नदी की। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो है नदी अगर हम देखते हैं राजस्थान के अंदर उत्पत्ति होकर के विलय के आधार पर जो है, जो सदाबहार बहती है राजस्थान के अंदर, ज्यादातर समय बहती है, मौसमी जो नदी बोला जाता है इसको। तो ये राजस्थान की जो है 512 किलोमीटर लंबी नदी है। 3 त्रिवेणी संगम बनाती है ये। कौन कौन सी? बिंगोद के अंदर, राजमहल के अंदर और रामेश्वरम के अंदर। अब इस पे जो है मेन चीज है कि बांध परियोजनाएं कितनी है। तो वही बांध परियोजना इस पे कितनी है? 4 बांध परियोजनाएं हैं इस पर। बात करते हैं हम बांध परियोजना की। बांध परियोजनाएं कौन कौन सी है? बिशलपुर है। कहां पर है ये बिशलपुर बांध परियोजना? टोंक के अंदर। कहां पर है? टोंक के अंदर। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल बांध परियोजना। ठीक है, दूसरी इसरदा बांध परियोजना। मेजर बांध परियोजना। इसरदा है, मेजा है, बिशलपुर है, मोरेल है, ऐसे करके ये 5 बांध परियोजनाएं है। ये सवाई माधोपुर के अंदर है, एक है मोरेल बांध परियोजनाएं, ये दौसा के अंदर है और वो कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है,
ये दौसा के अंदर है और ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। 4 बांध परियोजना है इसमें, इसरदा, मेजा, मोरेल और बिशलपुर बांध परियोजना। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो इसकी एक ही है, वो कौन सी है, बिशलपुर बांध परियोजना है। कहाँ पर है, टोंक के अंदर। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल बांध परियोजना है भाई, ये क्या है, पेयजल बांध परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी। कहाँ कहाँ पर जो है इसका जो पानी है वो कहाँ कहाँ पर दिया जाता है, नागौर के अंदर, दौसा, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। कहाँ कहाँ पर पेयजल, कहाँ कहाँ पर होता है इसका पेयजल, किस किस जिले में, अजमेर हो गया, नागौर हो गया, टोंक है, दौसा है, जयपुर है और सवाई माधोपुर है। इतने जिलों के अंदर क्या किया जाता है, इसका पेयजल है वो उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, ये बांध कैसा बना हुआ है, कैसा बांध है ये कंक्रीट बांध है भाई। कौन सा है, कंक्रीट बांध है। और इसी बांध पर जो है रंगीन मछलियों के प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। किसका, रंगीन जो मछलियां हैं, मछलियों का प्रजनन केंद्र किसके किनारे पे बनाया गया, किसमें बनाया गया, ये बिशलपुर बांध परियोजना पे। ठीक है, और इसको पहला कंजर्वेशन जो है रिजर्व भी घोषित किया गया 2008 के अंदर। पहला रिजर्वेशन कंजर्व, ये जो क्षेत्र है वो निर्धारित किया गया 2008 के अंदर, यानी कि जितने भी जो जलीय जीव जंतु है उसके लिए जो है रिजर्व करने का जो है 2008 में इसको दर्जा दिया गया है। तो अगर हम सबकी राजस्थान की पेयजल की सबसे बड़ी बांध परियोजना की बात करें तो वो बनास नदी पर कौन सी है, बिशलपुर बांध परियोजना है। तो अब तक के दोनों वीडियो में हमने देखा किस किस के बारे में, पहले हमने पढ़ा है चंबल नदी के बारे में और दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा है बनास नदी के बारे में। तो आज के वीडियो के साथ ही हमारा जो है अपवा प्रणाली का जो अलग अलग जो क्षेत्र था, अलग अलग नदियों का क्षेत्र था, उन सब के बारे में हम डिटेल से जान चुके हैं। अगले वीडियो में लेकर के मिलते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में, कौन कौन सी खारे पानी की झीलें होती है, कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें होती है। तो आज की वीडियो के साथ ही अपवा जो प्रणाली का जो भाग था वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर के राजस्थान की प्रमुख झीलों को लेकर के।